Now, since you have learned this last time, can you tell me what is acetylation? Please quickly answer. What is acetylation? Ma'am, replacement of active hydrogen by acetyl group is known as acetylation. Very good, Srishti. And it can be done for what kind of compounds, beta? Yes, ma'am. कौन से compounds का acetylation कर? Alcohols, phenols, amines. Phenols. Alcohols. Very good. Phenols. ठीक है. और कौन से amines कर सकते हैं बेटा? कौन से amines कर सकते हैं? Primary and secondary. Primary amine. Primary and secondary. शाबाश. वो एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं. ठीक है ना? Can you tell me the different acetylating agents which we use in the laboratory? Ma'am, acetic anhydride and acetyl chloride. Acetyl chloride. और कुछ? अब मैं तुम्हें बताऊंगी. Acetic anhydride, you know, can be used with glacial acetic acid, जो आपने किया बेटा. ठीक है? उसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड को हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज कर सकते हैं. ये भी किया आपने. ठीक है? एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी यूज्ड विद एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट. देन एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हम नॉर्मली फिनॉल्स के लिए करते हैं. ठीक है? ये भी फिनॉल्स के लिए करते हैं. इसको हम अमीन्स के लिए यूज करते हैं, अल्कोहल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है? उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ठीक है? दिस वी कैन यूज फॉर नॉर्मली शुगर्स के लिए यूज करते हैं बेटा. जब आप फाइनल ईयर में आएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनालिसिस के लिए देंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स में एसिटेट डेरिवेटिव्स बनाते हैं. ठीक है? तो वहाँ पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं कैटलिस्ट. उसके अलावा अभी आपने बताया कि एसिटाइल क्लोराइड, जिसके साथ में हम पिरिडीन यूज करते हैं. ठीक है? अगेन दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड. ऑल दीज आर कन्वेंशनल मेथड विच आई हैव लिस्टेड. ये अमीन्स फिनॉल्स दोनों के लिए यूज होता है. और एक और मेथड जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा, दैट इज द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड जिंक डस्ट. दिस इज अ ग्रीन मेथड फॉर एसिटाइलेशन. ठीक है? अभी ये प्राइमरी अमीन्स के लिए ही रिपोर्टेड है. ठीक है? सेकेंडरी अमीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स के लिए रिपोर्टेड नहीं है. ठीक है? सो काइंडली नोट, यू कैन सी हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन. एक और याद आ रहा है मुझे, बता दूं आपको. एसिटिक एनहाइड्राइड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड. So you can see so many combinations where acetic anhydride is used. This is used for phenolic aldehydes or ketones beta. Phenolic aldehydes or ketones. Ketones और phenolic acids. Aspirin preparation में हम ये यूज करते हैं. Reagent. जब आपको अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने फेस टू फेस प्रैक्टिकल्स हुए, तो सैलिसिलिक एसिड अगर देंगे आपको. All of you know what is salicylic acid? ठीक है? So उससे जब हमें एस्पिरिन प्रिपरेशन करना है, anybody knows what is the formula of aspirin? It is nothing but an acetylation reaction. What is the formula of aspirin? बेटा अब तुम ना केमिस्ट्री के स्टूडेंट बन गए हो, है ना. हम जब तुम्हारे जितने थे ना, तो क्या करते थे, मतलब इट वाज ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जब भी बीमार पड़े, घर में कोई बीमार पड़ा ना, तो जो दवाइयाँ डॉक्टर देते थे ना, उनको देखते थे उसमें क्या कॉम्पोजिशन है. फिर वो नाम देख के ना सर्च करके देखते थे कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. दैट इंक्विजिटिवनेस शुड बी देयर इन यू बिकॉज यू आर नाउ स्टडीइंग केमिस्ट्री. तो थोड़ा सा
अपने करिकुलम के बाहर अपने आसपास की जनरल साइंस को केमिस्ट्री से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कॉमन डे यूजेस को केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, वो समझने की कोशिश किया करो. यू विल बी अ बेटर इंडिविजुअल दैट वे. ठीक है. तो एस्पिरिन इज 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो इसका कॉमन नेम है. कहाँ यूज होता है एस्पिरिन मालूम है? And inflammation and heart problems Analgesic. शाबाश शाबाश. and आजकल analgesic. हाँ बिल्कुल ठीक है. इन्फ्लेमेशन कार्डियक प्रॉब्लम्स में ना आजकल बहुत ज़्यादा ये यूज हो रहा है. कन्वेंशनल थिनर्स है ना, जो आपको दिए जाते हैं वो यही मॉलिक्यूल बेस्ड है. हाँ, एंड इट इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक आल्सो. अगर आप पिछले साल की केमिकल सोसाइटी की मैगजीन देखेंगे ना, उसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके ऊपर, पूरी हिस्ट्री दी हुई है इसकी. अगर आप लोगों के पास वो सॉफ्ट कॉपी है तो पढ़िएगा उसको जरूर. ठीक है. वन ऑफ योर सीनियर्स हैज रिटन दैट आर्टिकल. यू कैन गो एंड रीड दैट. ठीक है. तो this is the I have told you 7 different acetylating agents which are used in the laboratory for different types of compounds and for different types of reactions. ठीक है. Talking of the reactivity of acetylating agent, अगर आप देखें बेटा तो इनमें हमने broadly 3 तरह के acetylating agents को use किया हुआ है. What are those acetylating agents? One is acetyl chloride, the other one is acetic anhydride, and the third one is acetic acid. Right? इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना? No, ma'am. These we have used in different combinations. Now, if I ask you to arrange them in the decreasing order of their reactivity, वाइवा में पूछेंगे तुम्हारे को ये सवाल कि एसिटाइलेटिंग एजेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, क्यों वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मालूम होना चाहिए बेटे तुम्हें ये सब. ठीक है. तो कौन सा है सबसे रिएक्टिव? कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? अल्कोहल फिनॉल केमिस्ट्री पढ़ लिया ना तुमने थियोरी में? क्या अभी नहीं पढ़ा है? मैम अभी नहीं पढ़ा. अब तुम थर्ड सेमेस्टर में मैम आ गए acid ना? anhydride, then एक मिनट, फिनॉल अल्कोहल सेकंड सेमेस्टर में नहीं है तुम्हारे को, थर्ड सेमेस्टर में है थियोरी में. yes ma'am. Yes ma'am. थर्ड सेमेस्टर में है. थर्ड में है मैम, थर्ड में. अच्छा, थर्ड में आ गया क्या एलओसीएस में? पहले भी alkyl halides चलता है. हाँ, एल्काइल हैलाइड्स तक है ना, ऑक्सीजन वाले से थर्ड सेमेस्टर में आ गया. राइट राइट. हाँ, नाउ टेल मी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. किसी को मालूम है तो? स्कूल में भी पढ़ा है बेटा ये तो तुमने. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. Acetyl chloride is the most reactive acetylating agent, followed by acetic anhydride and followed by acetic acid. Now, how to arrange, what is the basis of this reactivity order? The basis of this reactivity is the nature of the leaving group. If you look at this reaction, आपने पिछली बार भी किया है, मैम ने भी आपको करवाया. Acylation reaction is a nucleophilic acyl substitution reaction. Yes? Yes or no? Yes, One ma'am. nucleophile Yes, will ma'am. be replaced by the other. So यहाँ पे क्या है, ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे. ठीक है. So लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा एसिटाइलेटिंग एजेंट की रिएक्टिविटी. आए मेरी बात समझ में? ठीक है. तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका एसिटाइलेटिंग एजेंट. एंड द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज directly proportional to basicity. Sorry, inversely proportional to basicity, not directly proportional. Inversely proportional. मतलब जितना ज्यादा
तुम्हारा जो वीक बेस होगा ना, उतना बेटर वो लीविंग ग्रुप होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? वीक बेसेस आर बेटर लीविंग ग्रुप्स। सो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पुअर लीविंग ग्रुप होगा। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? सो इन सब में लीविंग ग्रुप क्या है? अगर आप देखें Cl माइनस, O, CO, CH3 माइनस एंड OH माइनस, दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है? OH माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस Yes, ma'am. because Cl minus is the weakest base. It is the best leaving group. Because it is the best leaving group, acetyl chloride is most reactive, amongst all the three acetylating agents. आ गई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. Let us now talk in detail about these three types of acetylating agents. What are their advantages? What are their disadvantages? एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम ग्रीन एसिटाइलेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है? कि ग्रीन एसिटाइलेशन क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल मेथड से, वो बात करेंगे। ना अभी मैंने यहाँ पे लिखा था एसिटाइल क्लोराइड को किसके साथ यूज करते हैं बेटा एसिटाइलेशन के लिए? इट इज यूज्ड अलोंग विद Pyridine. yes, you have to use a mild organic base like pyridine. तो जब हेट्रोसाइक्लिक्स पढ़ेंगे ना बेटा आप ये 4th सेमेस्टर में, वहां पे भी आपके टीचर आपको बताएंगे कि क्या होता है, क्यों pyridine के साथ में इसको यूज किया जाता है। तो acetyl chloride है। Okay, so the reaction of acylation we have just seen is a nucleophilic acyl substitution, right? Now, the rate of nucleophilic acyl substitution will be largely dependent on the magnitude of positive charge on this carbonyl carbon. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So, Yes, ma'am. अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी हाई। यू एग्री और नॉट? Yes, ma'am. Now what happens the moment I put pyridine? Pyridine combines with acetyl chloride and it forms N-acetyl pyridinium chloride, which is a much better acetylating agent than acetyl chloride. You can see ना नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है बेटा, जैसे ही नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा, so being more electronegative, it withdraws electrons from this bond pair. Yes or no? Yes ma'am. Because it is withdrawing electrons from this bond pair, this carbon acquires a higher magnitude of positive charge. Positive charge ज्यादा हो जाएगा ना कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। Yes ma'am. Yes, तो ma'am. ये बात आपको याद रखनी है कि एसिटाइल क्लोराइड के केस में the actual acetylating agent is N-acetyl pyridinium chloride. ठीक है? Which is a better acetylating agent than acetyl chloride itself. ठीक? रिएक्शन तो आपको मैम ने भी लिखवाया है पिछली बारी, ग्रीन रिएक्शंस मैं भी लिखवाऊंगी, जहां जरूरत होगी तो अभी भी बताऊंगी आपको मैं। Now let us look at the disadvantages of using acetyl chloride. अब जब हमने बेटा ये रिएक्शन करना है, एक लिखती हूँ रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल एनिलीन,
reacts with acetyl chloride in pyridine, okay, to form acetaldehyde and HCl. That will be the reaction. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, What is the byproduct in the reaction? HCl gas. Acid. Yeah, HCl gas will be evolved. Now ये जो HCl है ना, you know, it can make the reaction violent, it can make the reaction explosive. Your reaction mixture can catch fire when the HCl gas is being involved if you don't cool it properly. ठीक है? That is the first disadvantage of using acetyl chloride as an acetylating agent. आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. दूसरी चीज है बेटा, तुम देख सकते हो अगर HCl रिलीज होगा, है ना, और वो एस्केप नहीं हो रहा रिएक्शन से, तो क्या होगा? You will get this. Yes or no? Now the moment pyridinium जो आपका एनिलीनियम क्लोराइड है, it is being formed, आपका न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है? सो आपका जो यील्ड है वो ड्रॉप हो जाएगा. Yes, ma'am. So it is very, very important to put pyridine. What will pyridine do? Pyridine will combine with HCl and it will remove HCl as pyridinium chloride from the reaction mixture and facilitates the reaction to go in the forward direction. आ गई बात समझ में? और माइल्ड बेस से काम हो जाता है, इसलिए हमें अल्कली डालने की जरूरत नहीं है. pyridine थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम यूज नहीं करते हैं बेटा इसको. और थोड़ा सा इसका जो ओडर होता है ना, बहुत अनप्लेजेंट ओडर होता है. दैट इज अनदर रीजन व्हाई वी अवॉइड यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड pyridine इन द लैब. ठीक है? एक और डिसएडवांटेज जो आई एम श्योर आपको पता है ये बात का, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव है, अगर वो एनिलीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर वो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ भी उतना ही फास्ट रिएक्ट करेगा. वाटर इज अनदर न्यूक्लियोफाइल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the moment it reacts with water, it will get hydrolyzed to acetic acid. Yes or no? Yes, ma'am. So because it is hydrolyzed to acetic acid, again the yields in the reaction will drop because the amount of reagent is going down. ठीक है? Yes, ma'am. Advantages of using acetyl chloride. Now let us go to acetic anhydride. रिएक्शन लिखती हूँ बेटा, रिएक्शन लिख के बताऊंगी. If I reacted with aniline, you know, sometimes what happens, sometimes invariably, because there are two replaceable hydrogens, some amount of diacetyl derivative will always be formed. ठीक है? Of course you will have monoacetyl derivative as the major product. There is no denying the fact. ठीक है? लेकिन अगर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं तो डाइएसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा ही बनेगा. ठीक है?
Now, अब ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसको तो निकालना पड़ेगा ना रिएक्शन से, नहीं तो हमारा प्योर प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। अब एक अच्छी चीज ये है कि ये जो भी एसिटाइलेशन रिएक्शंस हैं इनको हम एक्वस अल्कोहल से क्रिस्टलाइज करते हैं। We use aqueous alcohol as the crystallizing solvent. Now what happens there is, because of the presence of aqueous alcohol, this diacetyl derivative is hydrolyzed back to the monoacetyl derivative. Yeah. Or it is completely hydrolyzed. तो इसलिए जो आपको रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट मिलता है बेटा, उसमें आपकी इम्प्योरिटी डाइएसिटाइल की नहीं रहेगी। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, मोनोएसिटाइल से आगे हाइड्रोलिसिस तो स्लो होता है बहुत, बट डाइएसिटाइल से मोनोएसिटाइल बहुत फटाफट बन जाता है। तो जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, मोनोएसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, या सम अमाउंट ऑफ इट विल रिमेन इन सॉल्यूशन, बट रिक्रिस्टलाइजेशन से यू विल ओनली गेट द मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव एज द प्रोडक्ट। आ गई बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब टॉकिंग ऑफ एसिटिक एसिड एज द एसिटाइलेटिंग एजेंट, बेटा एक चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एसिटाइल acid we said is the weakest acetylating agent because the leaving group here is OH minus, which is a very strong base. ठीक है कि नहीं? Yes, ma'am. Right? So इसलिए एसिटिक एसिड को डायरेक्टली एसिटाइलेशन के लिए नहीं यूज करते। एक चीज तो क्या किया जाता है, वी यूज नॉर्मली इन द कन्वेंशनल मेथड अ 1:1 मिक्सचर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड and acetic acid is used. Can you tell me what is the role of acetic acid in this reaction? And anyone, what is the role of it? Is not acetylation. The role of acetic acid here is not. It protonates carbonyl carbon and makes it more electrophilic. Shabash. That is the role. You know, it is acting here actually as a catalyst. It is not a source of acetylating agent. तो क्या होगा कि ये जो कार्बोनेट प्रोटोनेट हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, आपने अमीन लिया या अल्कोहल लिया या फिनोल लिया, जल्दी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना? Yes, ma'am. Now there is a term which you should remember that is used for these type of reactions. These type of reactions are called autocatalyzed. You know, have you heard this term before, autocatalyzed? Yes, ma'am. Autocatalyst in 12th class. क्या मतलब हुआ उसका, बता सकते हो मेरे को बेटा? जो एसिटिक एसिड है ना, वो हमारे को सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए। प्लीज समझो बेटा ये बात को। क्यों? बाद में नहीं चाहिए। एक बार मेरा रिएक्शन शुरू हो गया, उसके बाद मेरे को एसिटिक एसिड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट बन जाएगा which will catalyze the reaction. You know, such reactions are called autocatalyzed, where the catalyst is only required to initiate the reaction. उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, एक बार रिएक्शन शुरू हो गया। आगे मेरी बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, आगे चलते हैं। Can you tell me what are the applications of acetylation reaction? How acetylation can be beneficial to us?
there are many याद medicine. करो, बेंजोइलेशन में मैंने कुछ एप्लीकेशन बताई थी तुम्हें, याद है? उसको देख के सोच के कोरिलेट करके बोलो, 2 पॉइंट पे तुम बता दोगे। याद नहीं है ना? अब टेस्ट दोगे तो पढ़ोगे, है ना? रिकॉर्ड फाइल में लिखा है बेटा, कुछ तो याद होना चाहिए कि 2 रिएक्शन लिख लिए, 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसलिए पहला वाला भूल गए। कोई बात नहीं। अगर मेरा कोई पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है बेटा, है ना, जहां पे मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन मेरे अमीन पे ना हो, रिएक्शन मेरे फिनॉल पे ना हो, और रिएक्शन सिर्फ इस ग्रुप पे हो, ठीक है, तो वहां पे आई विल नीड टू प्रोटेक्ट माय रिएक्टिव अमीनो ग्रुप और माय रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट? Yes, ma'am. So acylation reaction is actually used for protection of reactive amines, alcohols and phenols in multifunctional reactions. आगे बात समझ में, चाहे वो एसाइलेशन एसिटाइलेशन हो, चाहे वो बेंजोइलेशन हो, उसका पहला एडवांटेज ये है, ठीक है? ठीक। The Yes, ma'am. second thing is beta, it is used for quantitative estimation of the number of amino or hydroxyl groups in a molecule. कैसे? अगर मेरा कोई कंपाउंड है जिसमें एक अमीन है, ठीक है, और मेरा एक और कंपाउंड है जिसमें 2 अमीनो ग्रुप्स हैं, दिस इज पैराफिनाइलिन डाइअमीन, और अगर मैं इनका क्वांटिटेटिव एसिटाइलेशन, मुझे नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या है, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये अमीन है, ठीक है, अगर इसका क्वांटिटेटिव एसिटाइलेशन करूंगी तो ये एक इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करेगा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 इक्विवेलेंट यूज करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के, यस और नो? Yes, ma'am. So by doing a quantitative estimation, you can predict the number of hydroxyl or amino groups in a molecule. ठीक है? ठीक है बेटा? And third and very important factor why I told you we are learning all these preparations is because, what is the major reason why we are teaching you all these preparations? For organic synthesis of products. सिंथेसिस तो यस बेटा, जो रिएक्शंस आप सीख रहे हो थ्योरी में, ताकि खुद से करके देख सको, आपको समझ में आए कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. But another very important factor I told you in the first class is to be able to identify unknown compounds by preparing suitable crystalline derivatives. है ना? Identification of unknown compounds. By derivative preparation. आगे बात समझ में? तो मेरे को अगर कोई अमीन है, या मेरा कोई फिनॉल है, या मेरा कोई अल्कोहल है, तो उसके मैं नॉन रिएक्शन करके एसिटाइल डेरिवेटिव बना सकती हूँ, बेंजोइल डेरिवेटिव बना सकती हूँ, जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलरेडी नोन है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में, पीछे देखेंगे तो आप टेबल्स दिए होते हैं, तो वहां जाके उनके मेल्टिंग पॉइंट से मैं अपने स्टार्टिंग कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ.
आई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. ये डिटेल में बताया था मैंने आपको, शायद जब हम प्रिपरेशन शुरू किया था फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लेट अस कम टू द ग्रीन मेथड। मैंने आपको बोला था ग्रीन मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जिंक। अब तुम मुझे कहोगे मैम आप तो कह रहे थे एसिटिक एसिड बहुत पुअर एसिटाइलेटिंग एजेंट है, फिर ग्रीन मेथड में हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिंक क्यों यूज कर रहे हैं? तो आपके सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी दूंगी बेटा। You will realize that acetic acid is not the acetylating agent in the method. The acetylating agent in the method is actually zinc acetate, which is formed during the reaction. Okay? The advantage यहाँ पे क्या है बेटा? थ्री फोल्ड एडवांटेज है यहाँ पे। पहली एडवांटेज है आपकी कि आप एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं यूज कर रहे, विच इज अ बैंड सब्सटेंस नाउ। हेरोइन की प्रिपरेशन में यूज होता है वो, नारकोटिक्स में, इसलिए वो बहुत टाइम से बैन कर दिया हुआ है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सिर्फ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में वो विद परमिशन इशू बेचा जाता है आज। एंड द सेकेंड थिंग इज बेटा, इट मिनिमाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। एटम इकोनॉमी ऑफ द रिएक्शन इज हाई। एटम इकोनॉमी का क्या मतलब है? ग्रीन केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, तो डिटेल में आपको आपके टीचर बताएंगे इसके बारे में, बट इतना समझ लो, एटम इकोनॉमी इज रिलेटेड टू हाउ मेनी कार्बन्स इन योर रिएक्टेंट्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट। अगर आपके रिएक्टेंट के सारे कार्बन, रिएक्टेंट्स नॉट जस्ट रिएक्टेंट बट रिएजेंट्स आल्सो, ठीक है, आपके रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स को मिला के जितने कार्बन्स हैं, अगर वो सारे कार्बन आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं तो वी से द रिएक्शन इज 100% एटम इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कार्बन बच जाते हैं तो दैट इज अ वेरी बैड रिएक्शन एज पर द 12 रूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। एग्जाम्पल देके बताती हूँ बेटा तुम्हें। जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं हम, उसमें अभी अभी हमने देखा, अगेन एनालिन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, कि अगर मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एज कैटलिस्ट, सो व्हाट विल हैपन? ये मेरा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सो 2 कार्बन मेरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में नहीं जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, बाय प्रोडक्ट में जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी पुअर रिएक्शन एज फार एज एटम इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, ठीक है। आप देखेंगे ग्रीन मेथड इज 100% एटम इकोनॉमी होती है उसकी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट। अगली नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी दोबारा आपको कि कैसे 100% एटम इकोनॉमी होती है। तीसरी चीज बेटा आप ये नोट करेंगे, एनिलीन जो है ना, इट इज यू नो हाईली सब्सेप्टेबल टू एरियल ऑक्सीडेशन बिकॉज द मॉलिक्यूल इज हाईली रिएक्टिव। रिंग भी रिएक्टिव है और अमीन जो है, aromatic amines themselves, you know, they have a tendency to get oxidized to N oxides, ठीक है, in the air। N oxides में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो। तो क्या होता है कि इस रिएक्शन कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जो ग्रीन मेथड हम यूज कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जब आपका रिएक्शन हो रहा है, which prevents the oxidation of aniline to N oxide, ठीक है, increasing the overall yield of the product। अगर आपके रिएक्शन में 1 ml आपने एनिलीन लिया
उसमें 0.1 ml एनिलीन भी नेट ऑक्सीडाइज हो गया जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेटा 10% यील्ड का लॉस हो गया। आ रहे हो ना मेरी बात समझ में? समझे कि नहीं समझे जो Yes, मैंने? ma'am. तो Yes, ma'am. ग्रीन मेथड में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है आपकी, जो कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एनिलीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता एंड ओवरऑल यील्ड जो है आपके रिएक्शन की हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा, रिएक्शन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। दो पार्ट है इस रिएक्शन के। सबसे पहले एसिटिक एसिड जो है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, it will combine with zinc and it will give you, क्या बोला मैंने, क्या आएगा? Zinc acetate. यस, जिंक एसिटेट आएगा और हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और ये जो तुम्हारा जिंक एसिटेट है ना, वो क्या है तुम्हारा? Acetylating. एसिटाइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी रिएक्शन क्या है। ये जो तुम्हारा एनिलीन है, ये है तुम्हारा जिंक एसिटेट। ठीक है, इसके साथ कंबाइन करेगी अब रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा तुम। विल यू से द रिएक्शन इज 100% एटम इकोनॉमी? यस और नो? ma'am. कैसे है प्राप्ति, बताओ। यस बोला आपने, कैसे है? वहां पे भी 2 कार्बन एसिटिक एसिड में जा रहे थे, यहाँ पे भी जा रहे हैं 2 कार्बन एसिटिक एसिड में, फिर एटम इकोनॉमी 100% कैसे हो गई? क्योंकि मैम ने बोल दिया ना, इसकी आंख बंद करके सारी बातें नहीं मान लेते बेटा मैम की, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है। Anybody has anything to say regarding this? This reaction is 100% atom economy. Why? Because acetic acid is one of the reactants. It will be recycled. It will combine with zinc and it will form again zinc acetate. There is no loss in the reaction. आ गई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, so that is the reason why this green acetylation reaction is superior to the conventional acetylation reactions, and you can see the acetylating agent that we are using here is actually zinc acetate and not acetic acid. ठीक है, तुम्हारा रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। हमने सीख लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मैकेनिज्म, तो इस रिएक्शन में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सेम है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, थोड़ा सा लीविंग ग्रुप में फर्क है खाली। अब मैंने तुम्हें आपको प्रोडक्ट लिख दिया है, तो उसको देख के तो आपको मैकेनिज्म लिखना बहुत आसान हो जाना चाहिए।
ठीक है। ठीक बेटा, Yes, ma'am. मैकेनिज्म है, ये है जितने भी एसिटाइलेशन रिएक्शंस है ना, these reactions have to be carried out in 100% ड्राई कंडीशन। आपका एपरेटस 100% ड्राई होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 ml अनिलीन लेना है, ठीक है, 3 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है एंड 50 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक डस्ट लेना है। ब्राउन ग्रेश कलर पाउडर होता है जिंक डस्ट लेना है। 1 और 2 प्यूमिस्टोन देने हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में विच इज फिटेड विद अ रिफ्लक्स वाटर कंडेंसर, ठीक है। मैं आपको अभी एपरेटस भी दिखाऊंगी कैसे सेटअप होता है, कैसे रिएक्शन होता है, एक छोटा सा वीडियो भी मिला है वो दिखा दूंगी आपको। अब इन कंटेंट्स को ना हमें वायर गॉज के ऊपर हीट करना है, रिएक्शन टेम्परेचर नोट करना है, समथिंग बिटवीन 60 to 90 मिनट्स ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो 60 मिनट्स में ना यू विल चेक फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगर कंप्लीट हो गया तो आप उसको वर्कअप करेंगे। कैसे चेक करेंगे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए, एक ड्राई ग्लास रॉड लेंगे, अपने आरबी फ्लास्क में डालेंगे, उसको निकालेंगे और आइस वाटर में, थोड़ा सा आइस वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसको स्टर करके देखेंगे, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग व्हाइट कलर्ड क्रिस्टल्स इट शोज दैट द रिएक्शन इज ओवर, यू कैन वर्क इट अप। अदरवाइज यू अलाउ द रिएक्शन टू गो ऑन फॉर अनदर 5 to 10 मिनट्स एंड देन अगेन चेक फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बेटा ये प्रिपरेशन का रूल है। रूल ये है कि आप रिएक्शन को कंप्लीशन के लिए चेक किए बिना कभी भी वर्कअप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो गलती आपने कर दी तो आपका रिएक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ना उसके बाद में जब आपको लगा कि रिएक्शन ओवर हो गया तो आपको ना उसको सैंड वायर गॉज से हटाना है और थोड़ा सैंड बाथ के ऊपर या अपने वर्किंग बेंच के ऊपर रख के उसको क्लैंप करके रखना है। बेटा ये जो ये आपका क्लैंप स्टैंड है ना और ये आपका क्लैंप है, आप अपने आरबी फ्लास्क को बेस पे रेस्ट करेंगे, लिड हटा देंगे, वाटर कंडेंसर हटा दिया उसके ऊपर, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा जब आपके कंटेंट्स, तब आप उसको बीकर में पोर करेंगे। और पोर करने का एक तरीका है बेटा, हमें आपको सीखना है वो तरीका। वो ये है कि ये बीकर है, इसमें आपका आइस वाटर है, हमेशा इसमें एक ग्लास रॉड रहेगा, ठीक है। एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से, बिकॉज आई एम अ राइट हैंडर आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड। ये मेरा आरबी फ्लास्क है जिसमें मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रॉप ड्रॉप करके डालूंगी और साथ में राइट हैंड से स्टर करती रहूंगी। तो सारा एक बार में ट्रांसफर नहीं करना, यू हैव टू ऐड ड्रॉप वाइज इन स्मॉल लॉट एंड यू हैव टू कीप स्टरिंग साइमल्टेनियसली। ये बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। और उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट तक रहने देंगे, चेक करेंगे इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड की स्मेल तो नहीं आ रही। सबने विनेगर की स्मेल देखी है घर में? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो वो देखना है कि विनेगर की स्मेल अभी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है अब आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आपने इसको फिल्टर करना है जो सॉलिड है, और उसको, बिकॉज एसिटानिलाइड इज वाटर सॉल्युबल टू सम एक्सटेंट, ठीक है, इसलिए इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ आइस कोल्ड वाटर से स्टर करेंगे बेटा हम, ठीक है। टैप वाटर से स्टर करने की गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टर करना जरूरी, वॉश करना जरूरी है। इसलिए वॉश करना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज बताई थी, जब भी हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो वॉशिंग इसलिए जरूरी है कि कोई भी रिएजेंट, कोई भी एसिड, कोई भी बेस हमारे कंपाउंड के ऊपर स्टिक ना रह जाए। याद है ना? Yes, ma'am. वॉश बता दिया आपको। उसके बाद ड्राई करना है। ड्राई भी कैसे करना होता है ना, आपको
वैक्यूम पंप पे ये भी तरीका आपने सीखना है। आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बुकनर, आपको याद है ये सेटअप मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगी आपको, तब बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे ड्राई करना है। उसके बाद में आपको उसको हॉट वाटर से रिक्रिस्टलाइज करना है और मेल्टिंग पॉइंट को रिकॉर्ड करना है। ये प्रोसीजर है बेटा। अब आपको मैं एपरेटस दिखाऊंगी, एपरेटस सेटअप दिखाऊंगी और एक वीडियो दिखाऊंगी छोटा सा, जहाँ पे सेटअप आप देख पाएंगे कि कैसे सेटअप करके हमें रिफ्लक्सिंग करनी है, ठीक है। चले अगली स्लाइड में बेटा। Yes. Yes, ma'am. तो मेजरिंग सिलेंडर है, ये चीजें मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए इसलिए रखी क्योंकि तुम लोगों ने केमिस्ट्री लैब की शक्ल ही नहीं देखी हुई है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा एपरेटस है जो शायद तुमने स्कूल में ना देखा हो, इसलिए मैंने सारी चीजें रख ली हैं यहाँ पे। ये आरबी फ्लास्क है, हमारे ड्रॉपर्स हैं, ये हमारा बेटा एयर कंडेंसर है। कभी कभी हम एयर कंडेंसर यूज करते हैं और कभी कभी हम वाटर कंडेंसर भी यूज करते हैं। इस वाले में हमने वाटर कंडेंसर बोला है आपको। एयर कंडेंसर भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि अनलीन है, हाई बॉइलिंग है, तो एयर कंडेंसर यूज करना काफी है। वाटर कंडेंसर यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 184 डिग्री होता है। नॉर्मली 150 से ऊपर हम वाटर कंडेंसर यूज करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये पानी के ट्यूब्स लगते हैं, यहाँ पे मैं पानी के ट्यूब नहीं लगाऊंगी तो इस वाटर कंडेंसर को भी एयर कंडेंसर की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। बेसिक यूज क्या होता है एयर कंडेंसर का कि जो आपका जो कंपाउंड है वो वेपराइज करके ऊपर से ना चला जाए, है ना। तो एयर कंडेंसर ठंडा रहता है, नीचे से आपका आरबी फ्लास्क गर्म है, वेपर्स ऊपर जाएंगी, एयर कंडेंसर के वॉल्स में ठंडा सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आएंगी और वापस कंडेंस होके वापस हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है वो बॉयल ऑफ होके ऊपर से नहीं निकल जाएगा, ठीक है। आपके कंपाउंड की यील्ड कम नहीं होगी। आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है जो आपने इस्तेमाल करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट है जो आपको केमिकल्स चाहिए, जो आपको एपरेटस चाहिए। अब इसको करना कैसे है, ये तीनों चीजें हैं हमें चाहिए थी, ठीक है। ये मेरा आरबी फ्लास्क है, इसमें मैंने अनिलीन डाला और ये तीनों चीजें एक एक करके मैं डाल दूंगी। पहले अनिलीन डाला, फिर मैंने जिंक डस्ट डाला और मैंने ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला। ऐसा सा कुछ रंग मुझे दिखाई देगा मेरे आरबी फ्लास्क का। मैंने इसको क्लैम्प किया हुआ है, आपको दिखाया है ना। और इसके बाद में ये बेटा फाइनल मेरा सेटअप रहेगा। देखो क्लैम्प लगाया हुआ है। इन्होंने ना सैंड बार रखा हुआ है हीटिंग के लिए, हम वायर गॉज में हीटिंग कर लेते हैं, सैंड बार की जरूरत नहीं है। That is the only difference. Otherwise the setup is the same. और नॉर्मली जब हम कोई भी चीज को रिफ्लेक्स करते हैं ना, तो अगर आप इमेजिन कर लें कि ये मेरा वायर गॉज है ना, तो मैं कभी भी अपने आरबी फ्लास्क को ना वायर गॉज पे पूरा टच नहीं करूंगी क्योंकि इस केस में मुझे जेंटल हीटिंग करनी है। आई विल लीव इट स्लाइटली सस्पेंडेड इन एयर, बिल्कुल वायर गॉज के साथ टच नहीं करूंगी, जिससे क्या होता है कि जेंटल हीटिंग होगी, ठीक है। Yes, ma'am. ये मेरा बुकनर फ्लास्क है, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया, इसको हम बुकनर फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। और इसको ये देखो, ये तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बुकनर फनल है ये मेरा, ठीक है। और ये इनके बीच में एक अडेप्टर होता है बेटा, ग्लास का सरफेस है ना, फिट नहीं होता, इसका डायमीटर कम होता है। जो इसका स्टेम होता है ना बुकनर फनल का, नीचे का जो स्टेम होता है वो नैरो होता है, ऐसा सा होता है, ठीक है। इसलिए एक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अडेप्टर लगाते हैं, फिर बुकनर फनल लगाते हैं। बुकनर फनल के बेड में ना यहाँ पे होल्स होते हैं, परफोरेशंस होती है, ठीक है। ऐसा दिखता है कुछ बुकनर फनल आपको। और यहाँ से मैंने रबर ट्यूबिंग लगाई है जो कि मैंने वैक्यूम पंप के साथ में अटैच करना होता है। ये मैं एक फिल्टर पेपर काटती हूँ जो कि इसके डायमीटर को जस्ट इतना होना चाहिए, फिल्टर पेपर का डाया, कि जो बेड में जो आपके परफोरेशन है या होल्स हैं बुकनर फनल में, उसको कवर कर ले, ताकि आपका कंपाउंड नीचे न जाए बेटा, ठीक है। ऐसा काटते हैं इसके डायमीटर का, और उसको हल्का सा गीला करना है लगाने के बाद, ताकि वो अच्छी तरह स्टिक हो जाए। अगर गीला नहीं करेंगे ना तो वो बेड पे स्टिक नहीं होगा, और फिर साइड में स्पेस रहेगी और आपका कंपाउंड जब आप डालेंगे ना तो साइड से चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्टेम दिखाई दे रही है, कितनी नैरो होती है ये स्टेम, इसलिए
हमारे को बीच में अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, Yes, ma'am. ये आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये जब प्रेशर पंप आप ऑन करेंगे तो वो सारी एयर को सक कर लेता है। जैसे ही वो एयर को सक करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उससे पानी जो है वो सारा आपका नीचे चला जाएगा। बट अगेन ये जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना बेटा, आपके हाथ में हमेशा, मैंने पिछली बार भी बताई ये बात, क्या होनी चाहिए? Glass rod. ग्लास रॉड होनी चाहिए। तो आप अपना सोल्यूशन ग्लास रॉड पे डालेंगे, सीधा इसके ऊपर नहीं डालेंगे, ताकि वो ड्रॉप वाइज इसके ऊपर जाए। ठीक है, और इमीडिएटली जैसे जाएगा नीचे नीचे जाता जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इस तरह से स्पिलिंग नहीं होगी आपकी और बढ़िया से आपका कंपाउंड लॉस नहीं होगा और फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है ना? Yes, ma'am. और ड्राइंग में तुम्हें बता रही थी, ड्राइंग में क्या करना है बेटा, जब बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स देखते हैं नीचे आ रही है, ड्रॉप आनी बंद हो गई मैम, ड्राई हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रॉप आनी बंद हो जाएगी, उसके बाद भी 5 मिनट तुम वैक्यूम पंप को हटाओगे नहीं। ठीक है, 5 मिनट उसको और रहने दो, अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद पंप का नॉब बंद करो, रबर ट्यूबिंग को निकालो, उसके बाद आपने अपने बुकनर फनल को ऊपर से हटा लेना है। आई मेरी बात समझ? Yes, ma'am. नॉब को बंद करेंगे, वैक्यूम के नॉब को, रबर ट्यूबिंग को हटाएंगे और उसके बाद, क्योंकि प्रेशर है बेटा, अगर रबर ट्यूबिंग को हटाए बिना तुमने बुकनर फनल को निकालने की कोशिश करोगे तो प्रेशर से वो सारा तुम्हारा कंटेंट छलक के गिर सकता है। तो पहले रबर ट्यूबिंग को हटाओ, नॉब को बंद करके, फिर वैक्यूम खत्म हो जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा, तो तुम्हारा बुकनर फनल जो है वो आराम से बाहर आ जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. ये उसके बाद है हम वॉशिंग कर रहे हैं। ये तो मैंने वॉश बॉटल से दिखाई हुई है, मुझे जो नेट से इमेज मिली वो मैंने लगा दी। बट इस केस में हमें आइस वाटर से करना है बेटा, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो वाटर सॉल्युबल है ना। तो आइस वाटर बीकर में बना लेंगे और डालने का तरीका वही है। उल्टे हाथ में मैं ग्लास रॉड पकड़ूंगी और सीधे हाथ से बीकर का पानी जो है मैं सीधा ग्लास रॉड पे डालूंगी, जिससे वो सीधा बीच में जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? और इतना पानी डालना है कि आपका सॉलिड जस्ट कवर हो जाए, फिर आपने रोक देना है उसको। आप उस सारे फ्लूइड को नीचे जाने देंगे, ड्रॉपलेट्स आनी बंद हो गई, फिर ग्लास रॉड लेके बीकर से आपने पानी डाला, इतना डाला कि सॉलिड कवर हो जाए, बस, ऊपर और नहीं डालना, नीचे जाने दो उसको। ऐसा 3 बार करना है ड्राई करने के लिए। ये तरीका है बेटा ड्राइंग का। ठीक है, Yes, ma'am. बाद में ये आपका फूड प्रोडक्ट आ जाएगा। और पिछली बार भी मैंने तुम्हें बताया था यूटिलाइजेशन कैसे करें, याद है ना? लास्ट टाइम भी दिखाया तुम्हारे को। ये हॉट वाटर से रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, चले आगे। जब भी रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे ना बेटा, और एक चीज, हाँ, टेस्ट ट्यूब इन्होंने दिखाया तो है पर दिखाई नहीं है, हमेशा अंदर रहना चाहिए यूनिफॉर्म हीटिंग के। ग्लास रॉड अंदर उन्होंने डाली नहीं हुई थी। ठीक है, ग्लास रॉड हमेशा होना चाहिए। स्लोली स्लोली तुम्हारा क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे और ये तुम्हारा क्रिस्टलाइज सैंपल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कलरलेस बेंजोइल डेरिवेटिव भी नॉर्मली कलरलेस होते हैं, जो सिंपल कंपाउंड्स हम आपको देते हैं उनके, और एसिटाइल डेरिवेटिव भी जो सिंपल कंपाउंड्स आपको देते हैं उनके कलरलेस ही होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ये रिएक्शन करते हैं।
पहली चीज तो है कि अगर आप देखेंगे एनिलीन का सैंपल कलर्ड है, मैंने आपको बताया कि जो एनिलीन है वो ऑक्सीडाइज होके एन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द कलर ऑफ एनिलीन बिकम्स डार्कर ब्राउन इन कलर, you know, when it is pure it is colorless. That brown color or the pale yellow or brown color comes because aniline slowly gets oxidized by air to N oxide. तो आपने क्या करना है, फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलीन लेना है या लैब स्टाफ को बोलना है कि भाई हमें फ्रेश बॉटल निकाल दो एनिलीन, पहले से खुली हुई बॉटल को ऐसे यूज करेंगे तो उसमें क्योंकि एन ऑक्साइड है तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, ये चीज का ध्यान रखना होता है। मैंने आपको बता दिया एपरेटस जो भी यूज करेंगे एसिटाइलेशन के लिए, बिकॉज एसिटिक एनहाइड्राइड, बिकॉज एसिटाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, you know, the reactions have to be carried out in absolutely dry conditions. ठीक है बेटा? ये आपने पिछली बार देखा है, मैंने जस्ट एक लाइन ऐड कर दी, कन्वेंशनल मेथड में हम 1:1 एनिलीन एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेके भी एसिटाइलेशन कर सकते हैं, बट ये मेथड यूनिवर्सल नहीं है, सारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स में यूज नहीं होता, एनिलीन के केस में एप्लीकेबल है, यस, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन मेथड में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए, तो आपको ये इंश्योर करना है बेटा, आई थिंक ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ना, जब बॉइलिंग पॉइंट है 116 117 डिग्री है अगर मुझे याद है ठीक से, विल चेक वन मोर टाइम। तो अगर वो रिफ्लक्स हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर डेफिनेटली 100 डिग्री से ऊपर है, तो रिएक्शन को फास्ट होने के लिए 100 डिग्री से ऊपर कंडीशंस में मेंटेन्ड होना ही चाहिए, ठीक है बेटा? हाँ, वीडियो दिखा रही हूँ, ये एक वीडियो का पार्ट था, आपको YouTube में शेयर करती हूँ अभी, एक मिनट। एग्जैक्टली सेम नहीं है चीजें, बट मैं आपको सेटअप दिखाना है, मेथड वही है, अमाउंट्स बहुत डिफरेंट है, हम बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी बता दिया था बेटा कि वी आर गोइंग टू वर्क विद 1 ml ऑफ द लिक्विड एंड इफ पॉसिबल 0.5 grams ऑफ द सॉलिड व्हेनेवर वी डू द प्रिपरेशंस, ठीक है, सो दैट वी आर जनरेटिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट। ये आपको दिखाती हूँ मैं अभी। दिखा रही है तो करंट टाइम में शायद मैंने इसको कॉपी किया तो था, आई डोंट नो व्हाई ये ऐसे प्ले हो रहा है। क्या मैंने करंट टाइम, सॉरी बेटा, बहुत वो एड्स के होने का भी कोई आ रहा है क्या? To hear the voice? No. आवाज आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. सेटिंग देखना है आपने, कैसे हो रहा है।
गलत चीजें मत सीखना। सेटअप देखना जरूरी था, लैब में काम नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो में दिखाया है। ऑलवेज यूज अ ग्लास। बढ़िया से सॉलिड आ जाता है। बस नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है, हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चंस है किसी बच्चे के, कुछ पूछना चाहते हो तुम? कुछ चीज जो नहीं समझ में आई तो पूछ लो बेटा।